तो ऐसे फिलहाल DPSP हम देख चुके हैं, आर्टिकल कहाँ तक 36 से 40 तक देख लिए थे। अब 41 से आगे देखते हैं। 40 में भी ध्यान रखना, 40 में आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे इसमें वो लोग हम वो भी पढ़ लेंगे कि किस किस को ध्यान रखना है। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, वो आर्टिकल ध्यान रखना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता वाला ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब 41 वाला फंसते हैं। 41 में क्या लिखा, आर्टिकल 41 में काम का अधिकार तथा बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी कौमा बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता में सहायता प्रदान करना। यानी कि राज्य का क्या काम है, राज्य जब नीति कुछ बनाएगा तो उसमें ध्यान रखेगा कि काम का अधिकार सबको है पहले तो काम का अधिकार उन्हें मिले, और बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता में सहायता। अगर बेरोजगार कोई है व्यक्ति तो उसमें यानी कि आपको सहायता करनी है, बीमार व्यक्ति की सहायता करनी है, वृद्धावस्था के साथ, वृद्धावस्था में जब आ जाते हैं लोग तो उस टाइम ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जैसे ना सरकार करवाती है ना, जैसे व्हील चेयर वगैरह होती है, बूढ़े लोग नहीं चलने वाले तो उनको वो सरकार कई बार फ्री में बांटती है ना। तो ऐसे करके वृद्धावस्था जो जो काम है, कान की मशीनों के लिए हिसाब से कान नहीं सुनाई देता तो कान की मशीनें भी सरकार बहुत कम दामों में प्रोवाइड कराती है। तो वृद्धावस्था और विकलांगता में सहायता प्रदान करना, विकलांग व्यक्ति को तो वैसे ही व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड करा दे, ठीक है। इसमें सहायता प्रदान करना ये काम किसका, राज्य का काम है। करे ना करे फिर ध्यान रखना है, वो मर्जी अलग है, प्रवर्तनीय नहीं है, ये अप्रवर्तनीय है, यानी कि नॉन इन्फोर्सेबल। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब कि अब बाध्यकारी नहीं है, ठीक है राज्य। अब आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं बनाना। यानी कि मजदूर जो हैं उनके लिए काम की न्याय संगत, यानी कि उनसे काम ऐसा करवाया कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे जानवरों से भी कराया जाता है ना, तो जानवरों की तरह, फिलहाल जानवरों को भी साथ वैसा काम नहीं कराना चाहिए कि बहुत बुरी तरीके से, लेकिन बोलने में आता ना कि बिल्कुल जानवर बना दिए इसको काम करते करते। तो जानवर को भी बिल्कुल मार के, बिल्कुल कम खाना खिला के, और जितना ज़्यादा काम निकलवा पाते हैं जानवरों के साथ ऐसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लिया, कम से कम जितना खाना दिया उतना दिया, उनको ऐश नहीं करने दिया, थोड़ा लंच करने दो, मतलब बैठने दो, जानवरों को ऐसे नहीं दिया। कहने के लिए है कि जानवरों के लिए, लेकिन हमें जानवरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत, यानी कि ठीक से व्यवस्था की, ठीक ठाक एक उसका भी वो भी जीवन जी रहा है अपना, जितना काम से करवा रहा है। हाँ ये बात ठीक है, तुम्हारा ऑफिस में बैठने का काम है, तुम्हारा AC में काम है, वो ईंटें वगैरह उठाएगा कुछ और काम करेगा, ठीक है, तो उसके काम की अलग है। तो लेकिन दशा होती है न्याय संगत और मानवीय दशा की, मानव के तौर पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खच्चर उच्चर की बना के तरह कर रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा खच्चर से भी वैसा काम नहीं कराना चाहिए। तो मानवीय दशाएं बनाना, यानी मजदूरों के लिए आप कैसे बना। और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना, यानी महिलाएं जो है, यानी मैटरनिटी वाला जब काम लगा, अगर उनको प्रसूति की व्यवस्था, उस टाइम प्रसूति की सहायता की व्यवस्था करना, यानी जहाँ वो काम कर रही हैं महिलाएं, जिस ऑफिस में जहाँ काम करें, तो वहाँ पे प्रसूति की सहायता, यानी मैटरनिटी की वहाँ पे व्यवस्था करना, ये राज्य का काम है, ठीक। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन राज्य के तौर पर राज्य में राज्य का जहाँ जहाँ ऑफिस वगैरह वहाँ पे ऐसे कर रखी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। प्राइवेट में भी ऐसा कहा गया कि प्राइवेट में कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत अच्छे ध्यान रखती हैं महिलाओं की इन सब चीज़ों का, तो वो करवाते हैं। लेकिन फिर कई बार कैसा था ना, कई लोग काम देने से ही बचते हैं कि महिलाओं को काम ही नहीं देते, इस वजह से कि उनको भाई हर महीने ये सब साइकिल आनी, पीरियड साइकिल आनी, तो उस वजह से उनकी छुट्टियाँ वो चाहिए होंगी। कई बार बात उठ गई है कि कहीं वीक में 2 डेज़ की छुट्टी दे दी जाए, तो फिर उनको जो पूंजीपति लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको तो क्या चाहिए, उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। उनके 2 दिन का काम जब मरेगा तो उन्हें प्रॉफिट नहीं आएगा, तो कुछ लोग देने से मना करते हैं कि फिर इसलिए मतलब उस टाइम देने से मना करेंगे तो राज्य कोई कहेगा बताओ लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो नौकरी पे ही नहीं रखते हैं। कोई रीज़न बता देते हैं कि भाई आपका ये थोड़ा यहाँ आप पीछे रह गई, अगली बार आप ट्राई करिएगा, तो वो नौकरी पे नहीं रखेंगे। फिर क्या है, महिलाओं की शादी हो जाती है तो प्रेग्नेंट के टाइम में तो छुट्टियाँ देनी पड़ती है बहुत सारी, तो वो देने से बचते हैं कि उस टाइम छुट्टियाँ देंगे, फिर हमारा कितना लॉस हो जाएगा, उस टाइम काम कर, इसलिए महिलाओं को काम पे रखा ही नहीं जाता। बहुत सारी जगहों पे अभी भी चलता है ऐसे करके। लेकिन राज्य के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं बनाना, ठीक है, ये बात समझाई। और महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं की प्रसूति की सहायता, यानी मैटरनिटी की सहायता की व्यवस्था करना, ये राज्य का काम होना चाहिए। आर्टिकल 43 कह रहा है मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, यानी कि उनकी मजदूरी चलती रहे, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन दे दिया। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों का विकास करना। कुटीर उद्योग मतलब कॉटेजेस वगैरह देखें ना, रहने की व्यवस्था होती है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो, वो कुटीर उद्योग बोलते हैं। छोटे छोटे उद्योग लिख लो चाहे, इसमें कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग। तो मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योग का विकास करना, छोटे छोटे उद्योगों का बनना, जिससे उनके मजदूरों की मजदूरी चलती रहे, निर्वाह होते रहे, आप आगे तक बढ़ते रहे। यानी कि एक ही दिन काम मिला फिर काम ही नहीं मिला, ऐसा होता है ना, जब जो चले जाते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनको आज कभी है किसी घर बनना, किसी का नहीं बनना,
ऐसा होता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे उद्योग का विकास कर दोगे तो वहाँ पे उनका काम चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। वो नहीं खरीद पाएंगे कार हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं खरीद पाए, लेकिन रोजी रोटी तो चलती रहेगी उनकी। इतना आपको राज्य की व्यवस्था करना पड़ेगा। तब इस बार आप कभी देखना कि जो मनरेगा, सुना है कभी ऐसे मनरेगा तहत लोग काम करते हैं, सरकार कह रही है सड़क पड़ी हुई है तो काम नहीं बचा, अब तो सड़क खुदवा देती है कि सड़क फिर से खोदो, फिर से काम करो, फिर डालो, फिर खोदो, फिर डालो। मतलब काम देते रहना चाहिए उन्हें। काम नहीं बचा तो सड़क खोद डालो। मतलब यहाँ पे जो अपने लोगों को खोदती है वो अलग बात है, वो तो पाइप डालने के लिए खोदते हैं शहरों में। लेकिन मनरेगा के तहत सरकार क्या कहती है, अच्छी खासी सड़क बनी हुई है, काम देने के लिए सड़क खोदवा लेती है, इसको खोदो सड़क को, आपको काम मिलेगा। खोदने के लिए हम जो काम कर रहे हो, आप मेहनत चला रहे हो, उसका पैसा देंगे, आप डालो फिर पैसा लो। और काम नहीं है, ऐसा नहीं है, इतनी बेवकूफ़ी नहीं करिए। लेकिन जब काम नहीं बचा, क्योंकि ये तहत ये मनरेगा एक्ट के तहत ये काम है कि आपको सरकार को काम देना ही पड़ेगा। अगर कोई मनरेगा रजिस्ट्रेशन करा लिया किसी ने तो उसको न्यूनतम मजदूरी देनी ही देनी पड़ेगी। अब काम ही नहीं है और बिना काम के आप पैसे नहीं दोगे तो काम करवाना पड़ा, तो इसलिए रोड खुदवा देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या बात है कि मजदूरों की जिनकी मजदूरी चलते निर्वाह होता रहे, तो या तो छोटे उद्योगों का विकास कर दो ऐसे करके तो बात करें, या फिर निर्वाह मजदूरी की बात करो। आर्टिकल 44 के अब 43 में यहाँ पे आर्टिकल 43A, ये ध्यान रखना, 43 से 43 भी थोड़ा बाद में जोड़े गए थे तो बाद में ध्यान आए। 43A में क्या है, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। यानी कि उद्योग हैं जो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं ना, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उसमें क्या है प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट में मजदूरों को भागीदार बनाना। यानी कि मजदूरों को बिल्कुल निचले स्तर पर ऐसे नहीं रखना है। यानी कि जब आप उसमें कोई प्रबंधन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं उसमें, तो क्या है उसमें मजदूरों को भी भागीदार बनाना, उनसे भी सलाह मशवरा करा जाए कि भाई कैसी कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन कैसी है और कैसे आप लोगों को क्या और इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, काम के तरक्की में क्या चाहिए, तो वो अपनी डिमांड रखेंगे और उसके अनुसार वो लोग थोड़ा तब्दीली करें उसमें, तब आगे थोड़ा और तरक्की होगी कंपनी में। लेकिन ये बता रहे हैं राज्य, करते लोग नहीं हैं, ठीक है। 43B क्या कह रहा है, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। ये बहुत बार पूछा गया कि 43 सहकारी संस्था, यानी कि अब सहकारी संस्था कहाँ कहाँ आ गई, ये ध्यान रखो। एक हमें पता है भाग कौन सा है संविधान का, 10 नहीं है, 9B, ठीक है। एक भाग 9B में बात करी गई है सहकारी समिति की, यानी कि सहकारी समिति का गठन करना। और एक 19 का आर्टिकल जो 1 है, 19 का भाग 1C वाले में, ठीक है, 19 का भाग 1 और C, 19 खंड 1 बोलेंगे इसे, उपखंड C बोलेंगे, ऐसे पढ़ना बताया था। तो 19(1)C में सहकारी समिति और आर्टिकल 43B में बात करी गई है। ये ऐसे करके एक बार मिलान करने को आ गया था कि कहाँ कहाँ सहकारी समिति की बात करी गई है। तो सहकारी समिति ध्यान रखना 9B में, भाग 9B में, और आर्टिकल 19(1)C में और 43B में, और इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये 43B हो गया, 43 से 43B। अब 44 आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इस पर बहुत विवाद चला था अभी, ठीक है। आर्टिकल 44 लाने की बात कर रहे हैं कि जो है सरकार है आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लाने की बात कर रहे हैं। यानी कि सभी नागरिकों के लिए, सभी के लिए, यहाँ पे बात आ गई सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि प्राप्त करना। यानी कि क्या है कि जितने नागरिक है भारत देश में उनके लिए एक संहिता बनी हो, मतलब संहिता का मतलब है जिसमें कोड, उसमें नियम कानून लिखा है किस अपराध के लिए क्या दंड है और कौन सा काम कैसा होना चाहिए, संहिता होती है ना, तो वो नागरिक संहिता। अभी क्या है कि जैसे ऐसा है ना कि जब तलाक वगैरह आपको कराना है तो तलाक में क्या हो जाता है कि हिंदू मैरिज कोड एक्ट से होता है उनके हिसाब से, तो हिंदू का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, ठीक है, और अलग अलग धर्मों का अलग अलग चल रहा है, ठीक। तो उसमें ये बात ये चल रही है कि जो नागरिक संहिता है ना, समान नागरिक संहिता, यानी कि सिविल कोड वाली बात जो रही, सिविल कानून के लिए। क्रिमिनल अगर देखो UCC 2 जगह लिखा मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ कोई कहेगा UCC है तो UCC है भी और नहीं भी है। एक C यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हम इसकी बात करें, C की बात करें, सिविल की बात करें तो ये नहीं है, और क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल वाला है, यानी कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, यानी जो क्रिमिनल का वाला कानून जो ऐसा कानून है ये सिविल कानून है, ठीक है। क्रिमिनल वाले में तो हमारे पास समानता है, अगर कोई खून करेगा, मर्डर वगैरह करेगा, कोई ऐसा क्राइम करेगा तो सब, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो सबके लिए एक ही सजा है। वो IPC सेक्शन चलता है ना, इंडियन पिनल कोड, उसके हिसाब से मिलेगी। वो इंडियन पिनल कोड ना भारतीय दंड संहिता, तो भारतीय दंड संहिता सबके लिए है। लेकिन ये क्या है, सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लाने की बात करी जा रही है, लाए नहीं पाए अभी तक, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो जब शादी ब्याह वाले ऐसे जो मामले जो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मुद्दे थोड़ी ना, ये सिविल मुद्दे हैं, इनका भी एक ही कानून होगा। लेकिन अभी शादी ब्याह वाले मामले क्या है, हिंदू का अलग चलता है, मुस्लिम्स का अलग चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ बात है, तो ये बात चल रही है इसकी बहुत, ये BJP गवर्नमेंट इस पर बहुत जोर दे रही थी इस चीज़ को लाने के लिए कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 44 पूछ भी लेते हैं, वो कई एग्जाम से पूछा भी गया है कि समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में, तो 44, यानी सेम आर्टिकल, 4 समान हो गए, ऐसे करके कैसे भी याद रख लेना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट, सभी नागरिक, और सभी के लिए बात हो रही थी, किसी विशेष के लिए, सभी नागरिकों के लिए पूरे भारतवर्ष में सभी कैसे होंगे, सिविल कानून जो भी होंगे सब एक जैसे आ जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया यूसीसी। और ये भी ध्यान रखना, कोई पूछेगा यूसीसी लागू है तो पूछना यूसीसी किसकी बात हो रही है। यूसीसी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं है, उस पर बात हो रही है लाने के लिए, वो संसद में लाया, टेबल कराया जाएगा, जब टेबल करने के बाद वही सब वोटिंग वगैरह होगी, उसके बाद पता चलेगा। तो इस बार तो बहुमत नहीं उस हिसाब से बनना, इस बार ये भी होता 45, तब भी अपने हिसाब से वो कोशिश करेंगे जैसे करेंगे। 44 हो गया। 45 में क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड केयर, जो छोटा बच्चा था उसकी चाइल्डहुड केयर, देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करना। पहले क्या था इसमें, आर्टिकल 45 में, इसमें लिखा था 14 वर्ष तक वाली बात थी। ये हमने देखा ना 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें लिखा था शिक्षा का अधिकार वाले में जोड़ा गया। तो पहले इसमें आयु थी अलग, अब इसमें क्या करिए 6 वर्ष से कम तक की बता दी गई है। ठीक है, आयु चेंज कर दी, लेकिन अब जो है हमें वो ध्यान रखना, पहले का पूछता नहीं है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, यानी 6 वर्ष से कम। अब 6 वर्ष से तो कम, वहाँ पे देखो आर्टिकल कौन सा था, 0 से 6 वर्ष था, पीछे लिखा कि 0 से 6 वर्ष था ना, तो यहाँ पे क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, यानी कि 6 वर्ष से जो कितने कम, हाँ जितना कम होगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख, बाल व्यवस्था का देखरेख करना और शिक्षा का प्रबंध करना, यानी कि ये किसके, राज्य का ये काम होगा और राज्य करता भी ऐसा कर, देखा ना राज्य का काम है, मतलब फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराता है, वो आर्टिकल 21 के तहत। और यहाँ पर 45 के तहत क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, बाल्यावस्था यानी फ्री टीके वगैरह लगते हैं सब, बाल्यावस्था की देखरेख वगैरह और वो पोलियो वगैरह सब खिलाया, सब राज्य का ही काम है, कोई प्राइवेट कंपनी। हालांकि जैसे देखा जाता है बिल गेट्स ने बहुत ज़्यादा उन्होंने डोनेशन दी, पोलियो वाला जो प्रोग्राम चला था उन्होंने बहुत सारे पैसे उसमें लगाए। ठीक, ऐसे मिलती फंडिंग, से फंडिंग बोलते हैं, लेकिन राज्य तो ही करवाता बड़े स्तर पर अपने इंडिया में। आर्टिकल 46 का कह रहा है, SC मतलब क्या, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, अनुसूचित जाति, और ये अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। तो SC ST तथा दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग हैं यानी कि SC और ST लोग हैं, इनके क्या शैक्षिक यानी कि शिक्षा में इनको आगे बढ़ाओ, और आर्थिक तौर पर अगर कमज़ोर है तो इनको आगे बढ़ाओ, ये 46 कह रहा है। ठीक, यानी SC ST तथा दुर्बल वर्गों, अब दुर्बल वर्ग आ गया, दुर्बल वर्ग में फिर बाई बात आ जाती है, यहाँ पे कौन है दुर्बल वर्ग, SC ST तो आपने बता दिया, पिछड़े वर्ग हैं यहाँ पे कौन है, OBC वाले हैं, जनरल वाले, ये क्लियर नहीं है। तो दुर्बल का मतलब जो भी दुर्बल है उसमें कमजोर दिख रहा है आपको शैक्षिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, उसको आगे बढ़ाओ। 47 यही सब पेज पकड़ते हैं वकील वगैरह, जब बात आती है तो वहाँ पे कहते हैं SC ST लिखा है, जनरल थोड़ा लिखा है, तो यहाँ दुर्बल में कौन आ जाएगा, दुर्बल में ये भी नहीं लिखा जनरल है, तो वो आ सकता है जनरल का कोई व्यक्ति, कोई कमजोर है, कोई वर्ग है, तो उसको आगे बढ़ाना। 47 क्या हुआ, नागरिकों को पोषक आहार देना, ये ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है ये भी 47 वाला, कि नागरिकों को पोषक आहार देना, यानी कम से कम उनको पोषक आहार मिलता रहे। जैसे ना मोटे अनाज वगैरह मिलते हैं, कंट्रोल वगैरह मिलते हैं ना, तो वो सब सरकार तो प्रोवाइड करा रही, उसमें अनाज भी मिलते हैं, फिर उनको वो चावल मिलते हैं अलग अलग तरीके से, फिर उनको वो पहले तो अभी घी भी बांटा था कुछ टाइम सरकार ने ना। तो नागरिकों को पोषक आहार देना, लोक व्यवस्था में सुधार करना, यानी कि लोक व्यवस्था में आपकी जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार करो अगर कोई कमी लग रही है तो, तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थों, यानी शराब है और इसमें अन्य सब आ गया, यानी कि अन्य मादक पदार्थों यानी जो भी और मादक पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ हैं के उत्पादन, एक तो उनको उत्पादन नहीं होने दो, यानी अफीम वगैरह खेती वगैरह मत करो। एक हमने देखा था आर्टिकल देखा था ना, जब 19(1)(F) देखा था, F तो कट गया, तो कहाँ देखा, G देखा था, G में देखा था पेशे की व्यवस्था करना। ठीक है, तो हमने इसमें सीमाएँ देखी थी कि राज्य अपने आप राज्य कुछ सीमा लगा सकता है कि भाई यहाँ पे आपको ये पेशा नहीं करने दिया जाएगा, आप सोचो कि हमें यहाँ पे तो भाई रोजगार करने, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और राज्य अपने विशेषकर किसी जैसे अफीम वगैरह इनकी खेती कर सकता है, वो किसी ड्रग्स की मेडिसिन में जहाँ तक जितनी सीमा तक जरूरत होती है उस सीमा तक राज्य कर सकता है। तो यहाँ पर क्या राज्य तो कर सकता है, लेकिन लोगों के लिए रोक रहा है कि उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना, यानी कि ना तो कोई अफीम वगैरह इन सबको उत्पादन करे और इनकी बिक्री भी ना करें, अगर कहीं से कहीं और उत्पादन हो रहा है दूसरे देश में, वहाँ से खरीद के फिर बेचाबाची कर रहा है तो वो भी ना करे। ठीक, ये 47 कह रहा है। 48 क्या कह रहा है, यानी ध्यान रखना, नागरिकों को पोषक आहार देना, यानी कि ये बार बार एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लेकर आए, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आए, एक्ट लेके आए, तो उसके तहत मतलब सबको पोषक आहार प्रोवाइड कराना सरकार का काम था। तो वो आर्टिकल 47 यही कह रहा है ना, आर्टिकल 47 कह रहा है कि राज्य का ये काम है कि राज्य पोषक आहार दे नागरिकों को। तो उन्होंने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लिया है, खाद्य सुरक्षा नहीं खाद्य की सुरक्षा, तो उसके तहत ये बहुत सारा बांटे गए अनाज, बहुत ज़्यादा मोटे अनाज बांटे गए, बहुत कम दाम में 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो ऐसे बांटे हैं। तो ये ध्यान रखना, तो ये राज्य 47 के तहत तो ये आगे बढ़ के काम कर रहा है। लोक व्यवस्था में सुधार करना, वो दर बदर कानून बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, नीतियाँ बनाते रहते हैं, और शराब और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना। शराब पे तो धड़ाधड़ पहले चलती है, कोरोना में अगर देखा होगा तो कोरोना में कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी, देखे था कभी शराब के उस पर
48 क्या है, 48 वाले पे भी थोड़ी डिबेट चली थी बीच में बहुत सारी। 48 में क्या है, इसमें लिखा है कृषि एवं पशुपालन, यानी कृषि का मामला और पशुपालन का विकास, यानी कि आपको इसको विकास करो, कृषि को थोड़ा बढ़ावा ज़्यादा क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी अच्छी खासी चलती, एवं पशुपालन का विकास तथा गाय, यहाँ पे गाय बिल्कुल स्पेशली अलग से डाल दिया गया, तो इस पर विवाद हो गया था। गाय एवं अन्य दुधारू पशु, अन्य जो दुधारू पशु है ना, बकरी वगैरह जिनसे दूध वगैरह निकलता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन गाय स्पेशली बता दी, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध, यानी कि इनको काटा नहीं जाएगा, कि वध का निषेध कर, यानी निषेध, इनको मनाही है इनके काटने की। तो गाय स्पेशली सब डाल दी, तो लोगों ने कहा गाय स्पेशली क्यों डाल दिया, फिर ये हिंदू की तरफ झुकाव दिख रहा है कि हिंदू में गाय वध का है ना मनाही है इस चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि फिर डिबेट काफ़ी हुई, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसा लिखा है कि गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध। लेकिन फिर एक मजे की बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा बीफ बोलते हैं ना गाय के इसको बोल को, तो भारतीय निर्यात करता है, ठीक है। और ऐसा बोला भी जाता है कि जो स्लॉटरिंग हाउस हैं, जो क्या बोलते हैं कसाई बोलेंगे ना, तो ये बड़े बड़े हिंदुओं की दुकान नहीं तो है, बहुत बड़ी, जो एक बहुत बड़ी फेमस दुकान है, कोई लखनऊ में आसपास बताते हैं, तो कहते हैं उसमें भी बहुत बड़ी हिंदू की दुकान है। तो लेकिन फिर लाइसेंस के तौर पर उनके पास लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस अगर है भी तो भी आपको क्यों काटना है इस चीज़ को, है ना। तो इस टाइम तो सारी सरकार ने काफ़ी स्लॉटर हाउस जो थे सारे, जो कसाई वाले, इनको क्या बोलेंगे स्लॉटर हाउस की हिंदी में, फिलहाल जो भी कसाई घर है ना उनको बहुत जगह जो अवैध है उनको बंद करा, लेकिन लोगों के पास लाइसेंस है तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो बीफ का निर्यात भारत में बहुत ज़्यादा होता है, बाहर भेजे जाते हैं बहुत, और बीफ का मतलब जो गाय और अन्य जो गाय भैंस और जो है दुधारू पशु उनके जो मांस होता है उनको बीफ बोलते हैं, तो भेजा जाता है। अब हालांकि 47-48 लिखा, तो इसी में विवाद होता है जब गाय को लोग काटते हैं ना, तो कुछ लोग आते हैं अपनी संस्था बना के रखते हैं ना, लोग बचाना चाहते हैं गाय वगैरह को, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि भाई ये हिंदुओं की तरफ झुकाव चल रहा है, मामला चल रहा है, फिर आर्टिकल 48 ही हिंदुओं की तरफ झुकाव को बताते हो, ऐसे कहते हैं। लेकिन गांधी जी गाय को पर्सनली काफ़ी पसंद करते थे, तो गांधी जी का भी इसमें दर्शन अच्छा खासा आया, गांधी जी बताते थे। इस पर मैंने एक अच्छी डिबेट देखी थी, ठीक ठाक डिबेट है इस पर लोगों की, अपने तरफ से राय रखते हैं लोग, और अलग अलग तरीके से वो भी कभी बात कर लेंगे 48 में। लेकिन अभी इतना ही समझो आप कि कृषि एवं पशुपालन का विकास तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध। 48A में क्या कहा है ये भी ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 48A में क्या कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना है, और पर्यावरण का स्वच्छ पर्यावरण का आपको अधिकार भी है ना, MC मेहता केस 2002 में। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, तो पर्यावरण का संरक्षण करो, और जो वन्य जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ है ना, उनकी आपको रक्षा करना है। 49 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी जिन ऐसे स्मारक, ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह जो राष्ट्रीय महत्व रखती है, ताजमहल, ठीक है, लाल किला, ये सब राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी कि ऐसे जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं वो ऐसे स्मारकों, ऐसी वस्तुओं, छोटी छोटी कई वस्तुएं जैसे पुरानी है ना, जैसे उनकी तलवार और उनके भाले, ठीक है, जो आर्मर सीट है, वो सब चीज़ वस्तुएं एवं स्थानों, और कोई ऐसे स्थान है, पानीपत का स्थान है, या फिर जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 में, तो वो जलियांवाला एक बन गया, अच्छा उसको पार्क अच्छा बना दिया गया। तो ऐसे स्थान जो वो आपके राष्ट्रीय महत्व रखते हैं पुराना, उनको स्थानों का संरक्षण करना। बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल में समझा जाएगा स्थान वगैरह में, ठीक है, और स्मारक वस्तुओं में। फिर 50 क्या कह रहा है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण, यानी कि राज्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कार्यपालिका जो कानून बना रही है और न्यायपालिका में पृथक्करण रहना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, टसल वगैरह टकराहट वगैरह, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। और ये कोई ऐसा कोई कानून ना बना दें कि मतलब जो ज़्यादा दुरुपयोग करेगा तो फिर ये न्यायपालिका उसको थोड़ा सा कम कर देगी, और न्यायपालिका ज़्यादा कोई मतलब ऐसा ना सरकार को आदेश दे दे कि तुम्हें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसे करके बार बार आदेश सरकार को ना दे। यानी दोनों का अपने स्तर पर अलग काम चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को ऊपर भी ना बढ़ने दें, और एक दूसरे बैलेंस बनाए रखें, कि जहाँ जब ये ऊपर बढ़ते ना कि बहुत सारे ऐसे कानून बना दें, बेलगाम वाले कानून बना दें, तो न्यायपालिका उसको दबा दे, ठीक है। और जब न्यायपालिका बहुत बेलगाम वाले आदेश देते रहे तो फिर कार्यपालिका थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लें। 51 क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि आपको ऐसा राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके बॉर्डर में देश है कोई बड़ा, तो आप उसमें कहीं उसमें उंगली करे पड़े, जैसे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में बांग्लादेश है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कोई भी अगर आपके बॉर्डर में आपके देश पड़ रहा है, दूसरा देश पड़ रहा है, विदेशी देश पड़ रहा है, तो आप केंद्र से डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए उससे नीति है, ना कि अपने आप के पड़ोसी में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी मान लो बांग्लादेश दिख रहा है, तो अपने आप कोई नीति बना लें कि यार ठीक है बांग्लादेश से मिलकर हम बात कर ले रहे हैं। पहले आप केंद्र से बात करो, केंद्र बात करेगा बांग्लादेश, ठीक है, फिर आप क्या पश्चिम बंगाल से करने के। आगे पश्चिम बंगाल और भी बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं। फिर 43 से 43 भी हमने देख लिया, ये थोड़ा ध्यान रख लेना
कि बाद में आर्टिकल कौन कौन से जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ DPSP में, और 44वां संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन हुआ। तो 42 में से कौन कौन से जोड़े गए, 39 कैपिटल ए, 39 एफ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 39 ए बोलेंगे, इसे बोलेंगे 39 का एफ या 39 खंड एफ, ठीक। तो ये कैपिटल एफ नहीं है और ना ये स्मॉल ए है। तो 39 है, 43 है, 48 है और 39 एफ। 44 में से कौन सा, 38 का 2, ठीक। और 97 में एक ये जब 97वां संविधान संशोधन हुआ था, भाग भी तभी जोड़ा गया था, जो भाग 9 भी है ना, ये भाग 9 भी, ये भी तभी जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन से। तो 97 और ये आर्टिकल भी जोड़ दिया गया, ठीक। तो ध्यान रखना। और बाकी UCC मैंने बता दिया, यदि UCC पे क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 44 ROA एग्जाम हुआ था, ROA वाला, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए पूरे DPSP। अब हमें पढ़ना क्या है, देखो हमें कुछ देखना है, उसके बाद हम थोड़ा ये देखेंगे कि कौन से आर्टिकल ऐसे हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है, वरना तो बहुत रेयर पूछते हैं, लेकिन तभी हम देख लेंगे कौन से आर्टिकल जो इसमें ऐसे हैं 36 से 51 तक लेकर, जिसमें समाजवादी की विचारधारा अटक रही है। समाजवाद की जो विचारधारा थी हमारी, आय की असमानता को कम करना वगैरह था ना, तो इसमें कहीं पे एक जगह पीछे लिखा था ना, आय की असमानता और उनकी असमानता वगैरह हमने पीछे लिखा था। तो आय की असमानता और अवसर की असमानता, इनको कम करना लिखा। तो समाजवादी विचारधारा कौन कौन से आर्टिकल में दिख रही है, गांधीवाद का दर्शन कौन कौन सा आर्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। और पूंजीवाद, ये सब वगैरह कौन कौन दर्शन में कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद में कुछ लोगों ने, किसी ने बोला नव वर्ष की शुभकामना जैसे देते हैं, ऐसे करके बोला DPSP ऐसा है वैसा है। तो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं कि DPSP के बारे में, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में स्टेटमेंट दिए कि मौलिक अधिकार के बारे में दिए, और प्रस्तावना के बारे में दिए थे कि प्रस्तावना भी संविधान की आत्मा है, ऐसे करके आर्टिकल वगैरह दे रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उनके नाम और स्टेटमेंट किन क्या क्या कहा है, तो कौन कौन ने DPSP के बारे में क्या क्या कहा है, वो हम और देखेंगे, ठीक है। यानी कि लेकिन DPSP खत्म। और इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, मैं बीच में बताती भी है। 44 में है, 40 में है, वो समान कार्य समान वेतन वाला है, ठीक है। इसी ध्यान रखना, क्योंकि इसी पूछते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे नसरुद्दीन है, KT शाह हैं, उन लोगों ने ऐसे दिया DPSP को नव वर्ष की तरह बताया है, मतलब नसरुद्दीन ने। तो ऐसे करके हम स्टेटमेंट लिखेंगे, व्यक्ति का नाम लिखेंगे। कई बार एक आध में पूछ लेते हैं कि DPSP को इन्होंने ये बताया है और इन्होंने ये बताया, तो सही गलत आ जाएगा, मिलान की तरह आ जाएगा, ठीक। इतना रखें, अब हो गई होगी।